नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता नागफनी हमसे जुड़ रहे हैं। जी नागफनी, बताएं। मैं उसी बच्चे विकास के घर पे मौजूद हूँ जहाँ पर पहली दफा विकास को उस नागिन ने डसा था। देखिए, ये वो एरिया है, ये वो घर है और ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार रात को 9:45 पर यहाँ पर नागिन ने विकास को डसा। विकास ने उसकी पूंछ यहाँ से देखी और नागिन यहाँ से निकल गई। विकास दुबे राजस्थान के मेहदीपुर बालाजी जाने की वजह से घर पर नहीं मिला, लेकिन मां से मुलाकात हुई, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कैमरे पर बताई। लगता है कुछ भूत प्रेत इस तरह का चक्कर भी हो सकता है। अब तो समझ में आ रहा है कि लगता है उसका भूत प्रेत का चक्कर है। दावे के मुताबिक 40 दिनों में 7 बार विकास दुबे पर अटैक हो चुका है। 7 बार विकास दुबे पर अटैक हो चुका है और चेतावनी दी गई है कि 9वीं बार जब डसेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। वाह, यह देखकर मुझे टेलीविजन पत्रकारिता के भुचनौना युग की याद आ गई। भुचनौना यानी भूत, चुड़ैल, नौटंकी और नाग नागिन वाला दौर। आहा ग्राम में जीवन टाइप दौर था। सब कुछ बहुत ही सुखद। टेलीविजन वाले बिस्तुइया की डकार से लेकर दूध पीने वाले एलियन और पूर्व जन्म के प्रेमी नाग नागिन की खोज में लगे हुए थे। क्यों रानी के महल से आती है घुंघरुओं की आवाज? क्यों जिन्न के मंदिर में हर पल किसी रहस्य की आहट? और से देखने पर पता चला कि ये एक गुफा थी। इतने अंधकार में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। सो कैमरे की लाइट में हमने रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कोई चीज मेरी ओर झपटी। क्या आपको मालूम है कि भूत प्रेत भी अपना इलाज करवाते हैं? अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो ये खबर खास आप ही के लिए है। दिव्य ज्योति की तलाश आज हमें उस सफर पर ले आई है जिस सफर ने आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को कभी न भूलने वाले जख्म दिए। अगर इसमें आपने 3 लाइट जला दी तो समझ लीजिए हम इसी वक्त इस गांव से बाहर निकल जाएंगे। क्या हम कैमरा भी थोड़ा पीछे कर लें? हाँ, थोड़ा सा और जूम करके आप जूम कर लीजिए। देखिए, सब लोग पीछे हो चुके हैं, मैं सिर्फ आपके पास हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी पीछे हो जाऊं, इसमें लाइट जला दीजिए आप। यह सब शांति से चल रहा था कि तभी 2014 में देश आजाद हो गया। इसके साथ ही इस देश का टेलीविजन मीडिया भी आजाद हो गया। अब वह धड़ल्ले से मुसलमानों को गरिया सकता था, सत्ता की चाटुकारिता कर सकता था, विपक्ष से सवाल पूछ सकता था, सरकार के इशारे पर फर्जी कहानियां और नैरेटिव गढ़ सकता था, जैसे कि ये कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बीजेपी के नेताओं पर कहीं ना कहीं जरूर पड़ा होगा और हो सकता है योगी आदित्यनाथ पर भी पड़ा हो। लेकिन आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, लेकिन समीक्षा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा बना हुआ है। ये बात साफ साफ दिख रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी अगला कदम उठाएंगे। योगी थे, योगी हैं, योगी ही रहेंगे। क्या सबको समझा दिया गया है? ये एंकराएं जो कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में मैसेज उतना ही लाउड एंड क्लियर है? दरअसल जब से भाजपा 240 सीटों पर गिरी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से छोटी हो गई है, तब से भाजपा में घमासान मचा है। आज हम इसी घमासान पर विस्तार से बात करेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते के दौरान जो कुछ हुआ है, वह प्राचीन राजदरबारों में होने वाले षड्यंत्रों, चालबाजियों, सत्ता पर कब्जे की दुरभिसंधियों का शास्त्रीय रिप्ले है। पुरानी पटकथा का नए सिरे से पुनर्पाठ हो रहा है। सारे मोहरे अपनी अपनी भूमिका का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन कर रहे हैं। दिल्ली दरबार के इशारे पर एक के बाद एक हमले योगी आदित्यनाथ पर हुए। सबसे पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, जो महीने भर से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, उन्हें सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा नहीं होता है। बात तो इनकी सही है, पर इनकी जमीन बहुत कमजोर है। खुद अपना विधानसभा चुनाव हारकर ये उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इसलिए इनका सरकार के ऊपर संगठन को रखना बनता है। सरकार के तो ये पहले से भी नहीं थे, अब संगठन भी चला जाएगा तो ये कहाँ के रहेंगे।
खैर, आप प्रतापगढ़ के विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का बयान सुनिए। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। 7 सालों में पहली बार मोती सिंह को इल्हाम हुआ है। आप बस देखते जाइए। इसके बाद गोरखपुर के कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी ही जान पर खतरे का ऐलान कर दिया। विधायक का कहना है कि कोई भी 200-250 रुपए के कट्टे से उनका काम तमाम कर सकता है। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई रात के करीब 8 बजे कि मुझे मारने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है विरोधी दल के द्वारा, मैंने इस बात को लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने नीचे किन अधिकारियों को दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी तक 10-12 दिन हो गए, कोई वर्कआउट नहीं कर पाए वो लोग। इनके नाम में फतेह और बहादुर दोनों है, लेकिन आपको यह मुगालता पालने की जरूरत नहीं कि आदमी का चरित्र और व्यक्तित्व उसके नाम के मुताबिक होता है। इन्होंने अपने आरोप में महत्वपूर्ण बात कही कि मुख्यमंत्री से सीधी गुहार के बावजूद कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। इस बयान का निष्कर्ष यह है कि अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले के विधायक की जान सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी प्रदेश की जनता तो भगवान भरोसे ही है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता फतेह बहादुर के आरोपों के बाद भगवान भरोसे हुई है। वह एक जमाने से भगवान भरोसे ही है, लेकिन सियासत में परसेप्शन बड़ी चीज है और फतेह बहादुर सिंह योगी जी का परसेप्शन बिगाड़ने का काम अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। इस योगदान की शुरुआत भाजपा के एक और विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने की थी। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा। हर शख्स उत्तर प्रदेश के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन रमेश चंद्र मिश्रा का बदला थोड़ा खास है क्योंकि ये विधायक ही बदलापुर विधानसभा से हैं। ये तो बात हुई उन मोहरों की जिन्हें दिल्ली दरबार ने योगी जी को निपटाने के लिए तैनात किया था। इसके बाद उन मोहरों को काम पर लगाया गया जो पड़ोसी हैं, यानी एनडीए के सहयोगी। 10 साल से देश में तमाम विभागों, यूनिवर्सिटियों में आरक्षण की हवा निकाल दी गई, लेकिन बतौर अपना दल कोटे से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को कोटे की चिंता कभी नहीं हुई। मोदी जी ने यूपीएससी में लैटरल एंट्री की खिड़की खोलकर आरक्षण की मैयत निकाल दी। बहन अनुप्रिया पटेल चुपचाप कोटे के लोटे से पानी पीती रहीं। उन्होंने मोदी जी को कभी चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के हारते ही उन्होंने योगी जी को आरक्षण में हेरफेर की चिट्ठी भेजना शुरू कर दिया। अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में सीएम योगी के सामने इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया है। समाज को दिया गया बहन अनुप्रिया पटेल का यह योगदान सामाजिक न्याय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। एक और सामाजिक न्याय के सूरमा है निषाद पार्टी के संजय निषाद। खड़मंडल के इसी कातिलाना दौर में उनकी अंतरात्मा भी जाग उठी। लंबे समय से योगी जी के साथ सटकर सत्ता की मलाई चाट रहे थे, फिर यकायक दिल्ली दरबार की पटकथा पर अभिनय करने लगे। जब कार्यकर्ताओं के घर पर ही बुलडोजर चलेगा तो कार्यकर्ता पार्टी के लिए कैसे काम करेगा? संजय निषाद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे, तो वो वोट देंगे क्या? यह सब जो चल रहा है वह क्यों चल रहा है? भाजपा में सत्ता का जो संभावित सक्सेशन प्लान है उसमें योगी ही लोकप्रियता और छवि के उस पायदान पर हैं जो भविष्य में मोदी का स्थान ले सकते हैं। योगी को हटाने की असफल कोशिश इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भी हो चुकी है। चुनाव जीतने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो हश्र दिल्ली दरबार ने किया है उसे देखकर योगी शायद ज्यादा सतर्क होंगे। इसीलिए हमें पिछले एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश की बिसात पर एक साथ इतने सारे मोहरों की चालें देखने को मिली।
जो दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि पहले चरण में छवि ध्वस्त की जा रही है। मीडिया और पीआर के जरिए बुलडोजर बाबा उर्फ योगी जी को जो छवि बनाई गई थी उसमें बट्टा लगाने का अभियान जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी जी के बड़बोले दावों को ध्वस्त करने के लिए फतेह बहादुर सिंह आगे आए। भ्रष्टाचार उन्मूलन के दावों की हवा निकालने के लिए मोती सिंह आगे आए। सामाजिक न्याय के मोर्चे पर अनुप्रिया पटेल ने हमला बोला है। इस तरह प्राचीन राजदरबारों की दुरभिसंधियों का पहला चरण पूरा हो चुका है। सवाल उठता है कि जब दिल्ली दरबार ये चालें चल रहा था तब योगी जी का खेमा क्या कर रहा था? क्या उन्होंने चुपचाप विषपान कर लिया? जवाब है नहीं। उन्होंने ये कहकर अपना बचाव भी किया और गेंद दिल्ली दरबार के पाले में डाल दी। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जब योगी जी कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे, तब आप आंख बंद करके इस तस्वीर का स्मरण कीजिए। दरअसल भाजपा के अंदर खानों में यह बात फैल चुकी है। यह पूरा चुनाव आत्मविश्वास के ओवरडोज में लड़ा गया। पोस्टर, पर्चे, रैली, रोड शो से लेकर मीडिया के इंटरव्यू तक सारा चुनाव अभियान मोदी को केंद्र में रखकर लड़ा गया, भाजपा को नहीं। यह ध्यान रखिएगा, एक तरह से मोदी जी ने इस चुनाव को अपने नाम का रेफरेंडम बना दिया था। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी अपनी हर गारंटी पूरी करेगा। मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है, और ये मोदी की गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, यह भाजपा की गारंटी नहीं थी, मोदी जी की गारंटी थी। चुनावों के ठीक पहले मोदी बनाम योगी संघर्ष की एक कहानी सुनिए। 29 फरवरी को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित थी। इसमें उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय होने थे। योगी आदित्यनाथ सहित समिति के सभी सदस्यों को निर्धारित समय से 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के घर पर एक अनौपचारिक बैठक करके एक तरफा नामों की सूची बना रहे थे। तीनों ने आपस में 50 लोकसभा उम्मीदवारों की एक सूची बनाई और बाद में इसे चुनाव समिति के बाकी सदस्यों के सामने रख दिया। भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने इनके नाम पढ़े। ज्यादातर ने यह कहकर हामी भर दी कि पार्टी जो उचित समझे। बमुश्किल 20 मिनट की बैठक में ये 50 नाम मंजूर कर लिए गए, क्योंकि पार्टी के शीर्ष दोनों नेता शर्मा जी वाले ओवर कॉन्फिडेंस में थे। 4 इलेक्शन हम देख चुके, हर बार सब कहते हैं यूपी में कॉन्टेस्ट है, यूपी में, अरे नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ तो इस बार कैसे हो जाएगा? ऐसा क्या बदला है? मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले इंप्रूव हुई है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति। चलिए, रजत जी को छोड़िए, इनकी उम्र भी हो गई है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। जिन 50 नामों की सूची पेश की गई थी, कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने उनमें से 35 मौजूदा सांसदों के नाम काटने की सलाह दी, लेकिन उनके सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया गया। नतीजा ये रहा कि उसमें से भाजपा के 27 नेता चुनाव हार गए। मजे की बात यह रही कि भाजपा ने योगी के गढ़ गोरखपुर के आसपास की सभी लोकसभा सीटें जीत ली, लेकिन मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस के आसपास की तमाम सीटें वो हार गई। बनारस में जो बड़े बड़े दिग्गज मठाधीश 3.5 महीने से मोर्चा संभाले थे, वो क्या कर रहे थे? हम तो देखते थे फेसबुक, सोशल मीडिया पर कि गली गली, मकान मकान मत के रख दिया है भाजपा के हजारों नेताओं ने। क्या कहाँ मत रहे थे? लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को अयोध्या से सबसे बड़ा झटका लगा। वजह भी थी, क्योंकि इस हार की उम्मीद बीजेपी ने कम से कम अयोध्या वासियों से तो बिल्कुल नहीं की थी। उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी गठबंधन ने कमाल ही कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि योगी जी इतनी आसानी से हथियार नहीं डालने वाले। उनके पास तुरुप का एक इक्का है, इसे सर संघ चालक कहते हैं।
नतीजों के बाद योगी जी ने इस तुरुप के इक्के का 2 बार इस्तेमाल किया है। अब तक योगी जी की सर संघचालक मोहन भागवत के साथ 2 बार बंद कमरों में मुलाकात हो चुकी है। गोरखपुर पहुंच रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस और बीजेपी में नाराजगी की खबरों के बीच आरएसएस प्रमुख से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अहम मानी जा रही है। यह वो सौभाग्य है जो चुनाव के गड़बड़ नतीजों के बाद से मोदी जी को मयस्सर नहीं हुआ है। उनकी संघ प्रमुख से कोई मुलाकात अब तक नहीं हुई है। बायोलॉजिकल से नॉन बायोलॉजिकल तक मोदी जी की यात्रा में यह बड़ा दुखद तथ्य है। स्वयं मोहन भागवत जी ने मोदी जी की मनुष्य से देवता बनने की यात्रा पर अपना नजरिया राष्ट्र के सामने रखा है। तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता, अति मानव बनना चाहता, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता। मोदी जी की इतनी भयानक ट्रोलिंग तो संसद भवन में राहुल गांधी ने भी नहीं की थी जितनी भागवत जी ने कर डाली। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खैर, हम योगी जी पर टिके रहते हैं। लोकसभा चुनाव को मोदी जी ने अपने नाम का रेफरेंडम बना दिया था, तो फिर नतीजों का ठीकरा योगी जी के सिर क्यों? अगली चाल चलते हुए योगी जी ने दिल्ली दरबार के प्रिय मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को एक और एक्सटेंशन देने की बजाय मनोज कुमार सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। अटकलें थी कि रिटायरमेंट के बाद से लगातार यूपी के मुख्य सचिव पद पर विराजमान मिश्रा जी को एक और एक्सटेंशन मिल जाएगा, पर योगी जी ने ऐसा होने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश को अब नए मुख्य सचिव मिल गए हैं। मनोज सिंह ने मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले मनोज सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। इस बार भी इस बात के कयास थे कि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ की सरकार की सिफारिश पर डीओपीटी ने मनोज सिंह के नाम को हरी झंडी दे दी। इनकी नियुक्ति में भी कुछ झोल है, लेकिन फिलहाल वो मुद्दा नहीं है। इस सब के बीच जब योगी जी चौतरफा सियासी हमलों से घिरे थे, उसी दौरान बैठे बिठाए उनके हाथ एक मुद्दा लग गया। हुआ यूं कि मुजफ्फरनगर जिले के एसएसपी को दिमागी खलल हो गई। उसने एक फरमान जारी कर दिया। इसके मुताबिक सभी खाने पीने की दुकानों, ढाबों और फल विक्रेताओं को अपनी दुकान पर अपने नाम की तख्ती लटकाना होगा। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और ये फरमान इन लोगों के लिए था। गुंडागर्दी और लफंगई किसी धर्म की मोहताज नहीं होती, वरना हिंदुओं के ढाबे पर इस तरह की हिंसक तोड़फोड़ नहीं होती। कहने को तो यह फरमान सबके लिए था, लेकिन इसका वास्तविक मकसद मुसलमानों को चिन्हित करना था। ऐसा शायद ही कहीं देखने में आया कि किसी हिंदू दुकानदार ने अपने नाम की तख्ती लटकाई हो। पार्टी के भीतर और बाहर से हमले झेल रहे योगी आदित्यनाथ ने किसी सधे हुए नेता की तरह इस आपदा में अवसर देखा और इस तुगलकी फरमान को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। उन्होंने पूरे प्रदेश में कावड़ मार्गों को लेकर यह आदेश जारी किया कि खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस घोषणा ने वक्ती तौर पर मीडिया और योगी के आलोचकों का ध्यान भटका दिया, लेकिन इसी घटना ने एक बार फिर से हमारा ध्यान एक व्यापक समस्या की तरफ खींच लिया। वो समस्या है खबरिया चैनलों के हुड़क चुल्लुओं की चापलूसी की अदम्य लालसा।
शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कैसे एक विधायक ही अपनी जान को खतरा बता रहा है, लेकिन बहन नाविका कुमार को सुनिए। जो काम हुआ है उससे तो आप कहीं इनकार नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरह से गुंडागर्दी पर एक तरह से पकड़ बनाई है, आप इनकार नहीं कर सकते। इनके मुताबिक सब चंगा सी। जो खबर चिल्ला कर कह रही है कि योगी जी और उनके कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उस खबर को भी घुमा फिरा कर नाविका ये साबित करने में लगी है कि योगी जी ने सब कुछ अब अपने हाथ में ले लिया है, बाकियों को आराम दे दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उस मीटिंग में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नदारद रहे। खासकर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार योगी की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये दोनों 8 जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे थे। हाल ही में योगी ने प्रयागराज में कुंभ मेले की समीक्षा बैठक की। शहर में होते हुए भी केशव मौर्य बैठक में नहीं गए। ये सारी खबरें बताती हैं कि यूपी में सरकार और भाजपा के बीच रण बहुत भीषण हो चुका है। लेकिन आप अगर नाविका कुमार हैं तो इस खुला जूतम पैजार में भी चापलूसी का सामान खोज ही लेंगे। मैंने आपको बताया कि योगी ने स्पेशल 30 बनाकर विधानसभा उपचुनाव का जिम्मा सीधे अपने कंधों पर ले लिया है। योगी थे, योगी हैं, योगी ही रहेंगे, क्या सबको समझा दिया गया है? योगी थे, योगी हैं, योगी ही रहेंगे। एक मौका तो ऐसा भी आया जब नाविका कुमार ने भाजपा की इस कपर फड़ौल को महान परंपरा बताते हुए दूसरे दलों को गरियाना शुरू कर दिया। बीजेपी एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव गोल भी होते हैं, और कभी कभार लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट भी होता है। अगर ये सब हो रहा है तो लोकतंत्र का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। इतने दुखी क्यों हैं आप? अगर चापलूसी का कोई कंपटीशन हो तो नाविका से मीलों आगे ये चंपकलाल हैं। इतना सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन ये अलग दुनिया में उड़ रहे हैं। वर्ग या इकोसिस्टम अलग अलग मनोहर कहानियां बना रहा है, काल्पनिक कहानियां बना रहा है, अफवाह फैलाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि योगी को हटाया जा सकता है, कुर्सी जा सकती है। ये खबर नहीं, दरअसल उनके मन की इच्छा थी। लेकिन यकीन मानिए, जो लोग इन चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे थे और योगी को कमजोर होने की जो काल्पनिक कहानियां गढ़ रहे थे, उनके दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली ये खबर है। और इनसे भी एक कदम आगे हैं ये हुड़क चुल्लू। इसने योगी के संकट और भाजपा की छीछा लेदर में भी अखिलेश यादव के ऊपर पूरा शो कर डाला। ये वो पार्टी कह रही है जिस पार्टी पर आरोप है कि भाई मुलायम सिंह तक का अपमान हुआ, चाचा शिवपाल का अपमान हुआ, अखिलेश यादव ने सारी सत्ता पार्टी की अपने हाथ में ले ली, बड़ों का अपमान करके। ये आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता रहा। वो आज याद दिला रहे हैं कि बीजेपी में किसका अपमान और सम्मान हो रहा। यह सब देखकर योगी जी ने कहा, क्या करते चूतिया करने का। दरअसल मीडिया की इस दुर्गति की वजह आप जानते हैं, क्योंकि विज्ञापन के रूप में इनका पैसा सरकारों और कॉरपोरेशन से आता है, और जब तक मीडिया विज्ञापन के इस दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक खबरें और पत्रकारिता इसी तरह आपको आधा सच आधा झूठ परोसते रहेंगे। मीडिया को विज्ञापन से मुक्त करवाइए। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मैं और मेरे साथी बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे काम को आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। इसमें कंजूसी ना करें, इससे हमारा अच्छी पत्रकारिता करने का हौसला बढ़ेगा। हम एक बार फिर से उसी मुद्दे पर लौटते हैं। लोकसभा चुनावों में भाजपा 240 सीटों पर क्या सिमटी, 10 सालों से उसके अंदर चल रही तमाम कसमसाहटें रिस रिस कर बाहर आने लगी, वह भी तब जब भाजपा ही सत्ता में है। उत्तर प्रदेश की कहानी हमने विस्तार से देखी, लेकिन अन्य राज्यों में भी स्थानीय भाजपा नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। मसलन महाराष्ट्र में भाजपा शिंदे सेना के चक्कर में लगभग फंस चुकी है। इसे लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी जब तब सामने आती रहती है। शिवसेना के विज्ञापन में एक नाथ शिंदे को बताया देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय। बीजेपी हुई खफा। एक नाथ शिंदे के सामने से माइक हटाकर खुद बोलने लगे देवेंद्र फडणवीस। कांग्रेस नेता बोले, गजब बेइज्जती है। उधर उत्तराखंड में पुराने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद
हाँ मिलेगा। मैं तो इनका संघर्ष लखनऊ से जानता हूँ। मैं एमएलसी था, ये लॉ कर रहे थे, पूरा मैं संघर्ष के साथ में जानता हूँ यहाँ भी कैसे कैसे, तो इनका संघर्ष जानता हूँ। और पश्चिम बंगाल में आउटसाइडर का दर्जा प्राप्त मोदी शाह के खास शुवेंदु अधिकारी ने तो खुलेआम मोदी जी की दिलअजीज परियोजना सबका साथ सबका विकास का ही विरोध कर दिया। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ। कहाँ तो ये सपना था कि चुनावों के बाद नॉन बायोलॉजिकल देवता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, और कहाँ ये रोज रोज की कुकुर झोंझों, इतना जल्दी ये मुजस्समा ध्वस्त हो जाएगा, यह तो किसी ने नहीं सोचा था। अब आप भी इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1972 से चली आ रही आरक्षण की नीति में बदलाव किया जाए। इन प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बिगड़ते हालात के बीच बांग्लादेश से भारत लौटे कुछ छात्रों से बीबीसी ने बात की है। इंटरनेट कनेक्टिविटी वो कुछ नहीं है, नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं मिल रहा। अभी प्लान यही है कि घर जाए, मतलब कॉलेज में और कितना दिन बंद रहेगा वो अभी श्योरिटी नहीं है। मतलब अगर कॉलेज खुलेगा तो फिर वापस आ जाएंगे। हालत जो सुनने को मिला कि ढाका में खराब है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ब्राह्मणबाड़िया उसमें अभी भी नॉर्मल है। इससे पहले कि हालत खराब हो हम लोग निकल गए। एक क्यूआर कोड लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपने देखा होगा। उसके जरिए भी आप आसानी से मनचाही रकम का भुगतान कर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।